हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बॉडी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट लाया, पेश किया है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023। अब इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ खास देखने को मिला है कि जो एग्रीकल्चर फूड, एग्री फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे कितना हिडन कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट इन द सेंस कि जो बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी की रेट को बढ़ाया जाए, ताकि जो कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो माल नरिशमेंट है, जो हंगर है, उन सब चीज़ों को, लोगों को अधिक से अधिक भोजन मिल सके, ताकि ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सके। लेकिन आपको क्या पता है कि इस एग्रीकल्चर फूड के प्रोडक्शन में कितना इसके पीछे हिडन कॉस्ट है। हिडन कॉस्ट कहने का सेंस यह है कि जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बढ़ाने की बात करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, नए सीड्स का यूज करते हैं, कुछ ऐसे मेथडोलॉजी का यूज करते हैं जो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, जिनके अदर हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो एक तरफ तो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी एग्रीकल्चर का एक अदर कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिडन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आज के इस सेशन में हम यहां बात करेंगे जो FAO का रिपोर्ट आया है उसी के अकॉर्डिंग कि एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन में क्या क्या बेसिकली हिडन कॉस्ट है, कितना हिडन कॉस्ट है, क्या क्या इसके इंपैक्ट्स हैं, क्या किया जा सकता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन है, उन तमाम बातों पे आज हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023, अ रिपोर्ट फ्रॉम UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO has revealed the massive hidden cost of global agriculture food system which exceed an outstanding amount of more than 10 trillion। कि अप्रोक्स अगर हम ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम की बात करें तो उसके जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर का है। आप सोच सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर फूड सेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके जो बढ़ावा दिया जा रहा है, 10 ट्रिलियन का इसका हिडन कॉस्ट है। तो कितना अधिक इसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा, इसका हेल्थ इंपैक्ट होगा, इसके अदर एस्पेक्ट्स भी होंगे। In the middle income countries like India, these costs constitute nearly 11% of the GDP, which manifest that higher poverty, environmental harm, health related impacts like undernourishment, unhealthy dietary patterns, etc. जो मिडिल इनकम कंट्री जैसे हम इंडिया की बात करते हैं उसमें जो ये हिडन कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 11% है ऑफ टोटल GDP, जो यह मैनिफेस्ट करता है कि कितना अधिक हायर पॉवर्टी है, उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आपको बता रहा है, उससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, लाइक अंडर नरिशमेंट की बात करते हैं, अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स की हम बात करते हैं। तो अब इतने बड़े कंट्रीज में कि टोटल GDP का 11% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हिडन कॉस्ट है, तो आपसे सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा। अब बात हम पहले कर लेते हैं कि आखिर ये एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, एग्री फूड सिस्टम है क्या। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस एग्री फूड सिस्टम का 3 बेसिक कंपोनेंट है। कौन कौन से है? तो पहला है प्राइमरी प्रोडक्शन। ये जो प्राइमरी प्रोडक्शन की फूड का पहले प्रोडक्शन होगा थ्रू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर ओरिजिन्स। आफ्टर दैट जब प्रोडक्शन होगा तो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू लिंक्स प्रोडक्शन टू कंजप्शन थ्रू food supply chains and domestic food transport networks, and the third one is household consumption, production, distribution and consumption. It is the downstream outcome of functioning of agri-food system subject to varying degree of demand and stock, कि कभी कभी डिमांड बढ़ते भी रहता है, कभी कभी घटते भी रहता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर फूड सिस्टम का जो कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला प्रोडक्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन कंजप्शन होगा। अब बात हम करते हैं अबाउट स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 की। दिस एडिशन ऑफ द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एग्री फूड सिस्टम एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क थ्रू विच दिस कैन बी असेस्ड। यह जो रिपोर्ट आया है उसमें फर्स्ट टाइम
एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, एग्री फूड सिस्टम के पीछे का जो हिडन कॉस्ट है वो आपको बताया जा रहा है। एंड along with this provides a framework through which these can be assessed. The report aims to initiate process that will better prepare decision makers for action to steer agriculture food system towards environmental, social and economic sustainability। और इस रिपोर्ट में एक ऐसा प्रोसेस इनिशिएट करने की बात की जा रही है कि जो भी इसमें बेसिकली जो डिसीजन मेकर्स है, जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं, ताकि उनको डिसीजन लेने में जो इन्वायरमेंटल है, सोशल या इकोनॉमिक डायमेंशन की हम बात करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन ले सके, प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो यह फर्स्ट टाइम इस बार के रिपोर्ट में 2023 के रिपोर्ट में यह कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, हिडन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम। अब बात करते हैं हाइलाइट्स, क्या क्या इसके मेजर हाइलाइट्स रहे इस रिपोर्ट के। तो 20 जैसे जस्ट हमने डिस्कशन किया, द रिपोर्ट हाइलाइट्स मैसिव हिडन कॉस्ट ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम एक्सीडिंग एंड आउटस्टैंडिंग 10 ट्रिलियन, कि अप्रोक्स $10 ट्रिलियन जो है वह हिडन कॉस्ट है बिहाइंड द एग्री फूड सिस्टम। इंडिया की जस्ट हमने डिस्कस किया कि इंडिया का क्या कंडीशन है, तो अप्रोक्स 11% है टोटल जीडीपी का। अब बात करते हैं, द रिपोर्ट ब्लेम्स अनसस्टेनेबल बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज, कि आखिर ये इतना बड़ा जो कॉस्ट है वो क्यों इतना बड़ा है। तो सबसे बड़ा इसका जो इशू है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो रिलेटेड है अनसस्टेनेबल बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर दीज एस्केलेटिंग कॉस्ट पॉइंटिंग टू अ नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। ये जो बेसिकली अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है रिलेटेड विथ एग्री फूड सिस्टम, वो सबसे बड़ा कंसर्न है और रीजन है बिहाइंड द हिडन कॉस्ट ऑफ एग्री फूड सिस्टम, एंड ऑल्सो पॉइंटिंग टू अ नीड टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सिस्टम। और ये भी पॉइंट कर रहा है कि जल्द से जल्द इसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, अदरवाइज जो ये कॉस्ट है वो डे बाय डे जैसे फूड का डिमांड बढ़ते जाएगा, यह जो हिडन कॉस्ट है वो भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि लैंड कम पड़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो अधिक से अधिक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होंगे, अधिक से अधिक हिडन कॉस्ट होगा। वन वे टू डू सो इज टू शिफ्ट टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब एक वे इसमें जो बताया गया है, एक सजेशन जो दिया गया है कि मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाए, दैट हैव पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट फार्मर्स वेलबींग, improve nutritional and outcomes for the community and positively impact ecological health। कि आप बेसिकली क्या करो, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करो, जिससे कि फार्मर्स का भी वेलबिंग बना रहे, जिससे कि न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, जो उसमें क्वांटिटी है, एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्रेन्स उसमें बढ़े, और साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल सबसे मेन पॉइंट है कि इकोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेंटेन रह सके और एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी मेंटेन रह सके, जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रह सके। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एंड इट्स एडवर्स इंपैक्ट्स, कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आई है उसका भी तो एडवर्स इंपैक्ट है। चाहे हम वो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में बात कर लेंगे, चाहे सीड्स का यूज की बात कर लेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज की बात कर लेंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी नो डाउट, बट उसके एग्रीकल्चर जो नेगेटिव एडवर्स इंपैक्ट्स हम कह सकते हैं वो भी पड़ा, इकोलॉजिकल पे, हेल्थ इकोलॉजी पे पड़ा, हेल्थ पे पड़ा, इसके बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स भी आए जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो दिस हैज बीन अचीव्ड ओवर द लास्ट 5 डिकेड बाय मेनस्ट्रीमिंग मोनोक्रॉपिंग सिस्टम एंड केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। बेसिकली यह जो अचीव किया गया है, जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में जो इंप्रूवमेंट आया है, वह मोनोक्रॉपिंग और केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग के कारण यह हुआ है संभव। द ग्रीन रिवोल्यूशन फोकस्ड credit on input and marketing of high yielding variety of seeds, especially of paddy and wheat on agriculture lands, which now constitute more than 70% of India's agriculture production। जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में जो केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग हो रही थी, HYV सीड्स का यूज किया जा रहा था, और इन सीड्स के प्रोडक्शन के लिए अधिक से अधिक ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल जो कह सकते हैं मिसबैलेंस जो है वो क्रिएट कर दिया था। And this, however, the infusion of seeds purchased from the multinational corporation and fertilizer undermine the seed sovereignty and dismantle indigenous knowledge system।
और साथ ही साथ जो हम HYV सीड्स जो यूज कर रहे थे, जो HYV सीड्स का इन्फ्यूजन किया गया था इन एग्रीकल्चर सिस्टम, वो कहीं ना कहीं जो सोवरेन सीड्स है उनके यूज को अंडरमाइन कर दिया। जो आपका पर्सनल नॉलेज था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर उसको डिसमेंटल कर दिया। और जो किसान थे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का उनको ग्रीड आ गया कि बहुत अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है, तो वो केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग करना प्रैक्टिस कर दिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ी लेकिन उसके जो हिडन कॉस्ट है वो भी बढ़े साथ साथ। दिस ट्रेंड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द हाउस होल्ड एंड रिजल्टेड इन एडवर्स इकोलॉजिकल consequences इंक्लूडिंग, जैसे जस्ट हमने डिस्कशन किया, सॉइल फर्टिलिटी एंड एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्योंकि इस HYV सीड्स को बहुत अधिक से अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, तो फार्मर के लिए सबसे अच्छा जो कह सकते हैं अच्छा जो स्रोत है पानी का, जो बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है वो ग्राउंड वाटर, अधिक से अधिक एक्सट्रैक्शन हो रहा था। साथ ही साथ अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जा रहे थे। एंड दिस privatization and deregulation of agriculture inputs also increase indebtedness among agrarian households। और जब से जो एग्रीकल्चर इनपुट्स है उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया, उन्हें डीरेगुलेट कर दिया गया, तब से अधिक जो फार्मर्स है वो डेप्ट के जाल में फंस गए थे। इन 2013 की द डेप्ट टू एसेट रेशियो फार्मर हाउस होल्ड इन इंडिया वॉज 630% हायर देन इन 1992। और ये रिपोर्ट में कहा गया कि जो 2013 में जो कंडीशन था कि 1992 के मुकाबले में 630% अधिक डेट टू एसेट रेशियो था इंडियन फार्मर्स का। पॉलिसी इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड इश्यूज विथ इट। अब बात करते हैं कि क्या है पॉलिसी इन्वायरमेंट और इंडिया में इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। तो जस्ट जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया था कि जो अब हमारे यहां जो फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी थी, तो अधिक से अधिक केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग आने लगे, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए भी बढ़ा रही थी, जोर दे रही थी फूड प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है, हंगर है, वो काफी अधिक थी, तो उसको फीड करने के लिए प्रोडक्टिविटी अधिक होना जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके इकोलॉजिकल, उसके हेल्थ, उसके न्यूट्रिशनल इंपैक्ट जो है, कहीं ना कहीं उनको एकदम बिल्कुल से साइडलाइन कर दिया गया था, जिसका कॉस्ट हमें आज भी भरना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी इन्वायरमेंट की और क्या इश्यूज है। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, 65% of household, around 800 million people in India are legally assure a right to food at a subsidized rate through public distribution system and welfare programs such as ICDS and midday meal schemes. And the procurement of food crops, it is coordinated by Food Corporation of India, which is required to maintain a central pool of buffer stock and procure, store, transport and maintain food grain stocks in the country. However, this procurement policy heavily favors rice and wheat. Not surprisingly, the area under cultivation of coarse grains dropped by 20% between 1966-67 and 2017-18। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 के अकॉर्डिंग, उसमें लगभग 65% जो हमारे यहाँ लगभग 800 मिलियन जो पीपल है, उनको आज भी सब्सिडाइज रेट पे फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंडर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। और साथ ही साथ जो ये प्रोक्योरमेंट का जो पॉलिसी है वो FCI फॉलो करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेके एक बफर स्टॉक मेंटेन करना है। और इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे मेन है वो है पैडी एंड व्हीट। तो इन दो को तो फोकस में रखा गया, लेकिन जो अदर जो क्वार्स ग्रेन्स है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो एरिया है वो ड्रॉप कर गया बाय 20%। तो सो बेसिकली एक जो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम प्रैक्टिस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, जिससे कि जो खेतों की जो वो नेचुरल फर्टिलिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाई। लोग एकदम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में केमिकल्स का धड़ल्ले से यूज करते चले गए, जिससे कि नेचुरल फर्टिलिटी कम हो गई, उसके इकोलॉजिकल हेल्थ इंपैक्ट्स देखे गए। नेक्स्ट, पॉलिसीज फेवरिंग इन्वेस्टमेंट इन वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप्स लाइक water intensive cash crops like sugarcane, areca nut have flourished under the policies। अब वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनकम जनरेट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन और अधिक होगा, वाटर टेबल और नीचे जाएगा, सैलाइन वाटर से ऊपर आएंगे, जिससे कि अगर पानी पटाया जाएगा तो फिर से वो खेत की जो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी है वो लॉस होगी। फेवरिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड कैनाल इरिगेशन, फेवरिंग सुगर केन एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर बोरवेल्स
फेवरिंग एरेका नट। सो ये कहीं ना कहीं जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है वो मेजर रीजन थे वाटर को, जो वाटर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है उसे क्रिएट करने में। व्हाट कैन बी डन टू हेल्प फार्मर्स इन इंडिया? अब क्या किया जा सकता है भाई? इतना हेल्थ इंपैक्ट्स हो गए, इतने हिडन कॉस्ट है, अब क्या किया जा सकता है? तो बेसिकली क्या है, सिस्टेमेटिक शिफ्ट है इन फूड रिजिम्स। जो आप हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं उसमें एक शिफ्ट की जरूरत है। फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल वैल्यू चेन्स इज एसेंशियल्स। डाइवर्सिफाइड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, जो अभी तक हम मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, सिर्फ व्हीट और पैडी पे ध्यान दे रहे हैं, हमें मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे। रूटेड इन एग्रो इकोलॉजी प्रिंसिपल्स कुड बी अ वायबल सॉल्यूशन टू रिवाइटलाइज डिग्रेडेड लैंड एंड सॉइल, ताकि सॉइल जो डिग्रेड हो चुका है एटलीस्ट उसको मेंटेन किया जा सके, उससे फिर से रिवाइव किया जा सके। प्रैक्टिस नोन बाय वेरियस नेम्स लोकली लाइक अका डी सालू इन जो कर्नाटका इन्वॉल्व इंटरक्रॉपिंग विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिग्यूम्स, पल्सेस, wild seeds, trees, shrubs and livestock. Alternative farming system may increase farmers' income and improve the environment. For example, millets, whose yield per hectare is comparable to those of rice and wheat and are more nutritious and grow in semi-arid condition without burdening groundwater table. तो क्यों नहीं इसका प्रोडक्शन किया जाए जिससे कि खेतों की नेचुरल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी और ऑलमोस्ट इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो राइस और व्हीट के इक्वल है। ग्राउंड वाटर का, उसे वाटर भी कम चाहिए तो जिससे कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है, एक रिजीम शिफ्ट चाहिए, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम अभी तक कर रहे हैं उसमें एक शिफ्ट चाहिए ताकि जो यह हिडन कॉस्ट है उसे कम किया जा सके। अदरवाइज आने वाले टाइम में अगर यही सिस्टम फॉलो होते रहा तो जो इसका हिडन कॉस्ट है उसके काफी ज्यादा और अधिक देखने को मिलेंगे और अधिक कह सकते हैं कि लार्जर स्केल पे ये देखने को मिल सकता है। बाय रीडायरेक्टिंग सब्सिडीज करेंटली accruing to corporation, farmers can be paid for their contribution to sustaining natural capital instead of incentivizing them to deplete it. तो बेसिकली ये स्टेप्स है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पीछे, एग्री फूड सिस्टम के पीछे जो हिडन कॉस्ट आ रहा है उसे कम किया जा सके। सो ये था यूनाइटेड नेशन के FAO का रिपोर्ट जो ग्लोबल वैल्यू भी बता रहा है, हिडन कॉस्ट बता रहा है, इंडिया का क्या सिस्टम है वो भी बता रहा है, क्या किया जा सकता है उसे भी यह सजेस्ट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।